नमस्कार। आज का टॉपिक है बेंथम के प्रमुख राजनीति विचार। बेंथम का जैसे ही हमारे सामने नाम आता है तो उपयोगितावाद की जो अवधारणा है वो बरबस ही हमारे मस्तिष्क में कौंध जाती है। तो बेंथम को उपयोगितावाद का प्रवर्तक, व्यक्तिवाद और उदारवाद का समर्थक और एक उच्च कोटि का समाज सुधारवादी विधिवेता के रूप में याद किया जाता है या जाना जाता है। तो जब हम बेंथम के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करते हैं उससे पहले संक्षेप में उनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं और यह भी जानने का अध्ययन करेंगे कि उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं और किन किन विद्वानों का, किन किन विचारकों का, किन किन दार्शनिकों का उनके राजनीतिक विचारों पर गहराई से प्रभाव पड़ा है। तो सबसे पहले हम उनके जन्म के बारे में देखें तो इनका जन्म लंदन के एक वकील घराने में 15 फरवरी सन 1748 ईस्वी को हुआ था और इनका देहांत जून 1732 में हुआ। इस प्रकार ये इंग्लैंड के प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने उपयोगितावाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। यदि हम बेंथम की रचनाओं के बारे में अध्ययन करें तो इन्होंने अनेक ऐसी रचनाएं लिखी जिनमें जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनमें प्रमुख है ए फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट। तो ये इनकी पहली रचना है जो इन्होंने सन 1776 में लिखी थी। इसी प्रकार इन्होंने सन 1789 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी जिसका टाइटल था एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन की रचना की। बेंथम की जो यह करती है फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट से भी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई और इस पुस्तक में उनके उपयोगितावादी सिद्धांत की व्याख्या रखी हुई है, यानी उपयोगितावाद के जो भी विचार हैं ये इसी कृति में मिलते हैं। इस प्रकार इन्होंने उपयोगितावाद का जो औचित्य प्रतिपादित किया है इसी से संबंधित ये विचार इसी पुस्तक में रखे हैं। इसी प्रकार उनकी जो अन्य कृतियां हैं वो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोड, इसी प्रकार एक है बेंथम रेडिकल रिफॉर्म बिल, प्लान ऑफ पार्लियामेंट्री रिफॉर्म। इस प्रकार ऐसी रचनाएं हैं। इसी प्रकार एक अन्य रचना है ए थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड जो सन 1811 में लिखी उन्होंने। तो इस प्रकार इनकी रचनाएं हैं जिनमें जो प्रमुख रचना है फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट और एन इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन जिसमें उनके राजनीतिक विचार रखे हुए हैं। अब यदि हम उनकी विचार जो सिद्धांत है उपयोगितावाद का सिद्धांत, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि जब हम जेरेमी बेंथम का अध्ययन करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में उपयोगितावाद के विचार कौंध जाते हैं। तो उपयोगितावादी विचारधारा या उपयोगितावाद की जो अवधारणा है उसका सबसे पहले प्रतिपादन जेरेमी बेंथम ने ही नहीं किया था। इसकी यदि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें उपयोगितावाद की तो प्राचीन जो यूनान के विचारक थे एरिस्टियस और एपिक्यूरस दार्शनिक, उनका दृष्टिकोण भी उपयोगितावाद के आधार पर परिलक्षित होता है। इसी प्रकार जो भारत का चारवाक संप्रदाय है वो भी सुखवाद पर आधारित था। यदि आधुनिक विचारकों की बात करें तो रिचर्ड कम्बरलैंड, फ्रांसिस हचेसन, इसी प्रकार प्रिस्टले, इनके दर्शन में भी हमें उपयोगितावाद के सूत्र दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जो उपयोगितावाद की अवधारणा है उसका व्यवस्थित और जितना गहराई से बेंथम ने विवेचना की है उस प्रकार का वर्णन अन्य विचारकों के ग्रंथों में दिखाई नहीं देता। इसीलिए बेंथम को उपयोगितावाद का प्रवर्तक माना जाता है। उपयोगितावाद को यदि हम सीधे
सीधे अर्थ में समझने का प्रयास करें, यदि सामान्य सी परिभाषा करें तो उपयोगितावाद का आशय है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। और इस प्रकार ये जो विचारधारा है या अवधारणा है, इसका प्रतिपादन बेंथम की रचनाओं में मिलता है। और इस प्रकार बेंथम ने उपयोगितावाद की अवधारणा का प्रतिपादन करते हुए लिखा है कि उपयोगिता किसी वस्तु का वह गुण है जिसके द्वारा वह किसी ऐसे पक्ष के लिए लाभ, सुविधा, सुख, अच्छाई, कल्याण का सर्जन करती है और ऐसे पक्ष के विरुद्ध होने वाली छल, पीड़ा, बुराई, अहित को रोकने का कार्य करती है। इस प्रकार उस समय जो नैतिकता को लेकर परंपरागत जो धारणाएं थी उनका वह खंडन करता है। इस प्रकार वह बताता है कि प्रकृति ने मनुष्य को दो सत्ताओं या दो स्वामियों के अधीन रखा है और ये जो दो स्वामी हैं वो है सुख और दुख। इस प्रकार प्रकृति मानव समाज को सुख और दुख के अधीन रखा है और ये जो सुख दुख की स्वामी हैं वो हमें यह बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार उपयोगिता का जो सिद्धांत है वो सुखवाद की अवधारणा पर आधारित है। इस प्रकार यदि हम देखते हैं तो बेंथम सुख और दुखों का भी वर्गीकरण करता है। वह 14 सामान्य सुखों का वर्णन करता है और 12 प्रकार के दुखों का हमारे सामने विवरण प्रस्तुत करता है। तो जो 14 सुख थे उनमें उन्होंने बताया इंद्रिय सुख, वैभव सुख, कौशल का सुख, मित्रता का सुख, यश का सुख, शक्ति या सत्ता का सुख, कल्पना का सुख, धार्मिक सुख, दया का सुख, निर्दयता का सुख, स्मृति का सुख, आशा का सुख, संपर्क सुख और सहायता का सुख। इस प्रकार वह 12 दुखों का भी विवरण प्रस्तुत करता है, जैसे दरिद्रता, भावना, हिचकिचाहट, शत्रुता, अपयश, धार्मिकता, दया, निर्दयता, स्मृति, कल्पना, आशा, संपर्क। इस प्रकार बेंथम सुखों और दुखों का सामान्य विवरण प्रस्तुत करता है और उसके बाद में वह सुख और दुख के 4 स्रोतों का भी वर्णन करता है। बेंथम मानता है कि सुख और दुख के 4 स्रोत होते हैं। ये भौतिक सुख, भौतिक, नैतिक, राजनीतिक और धार्मिक स्रोत। इस प्रकार ये सुख दुख के 4 स्रोत उन्होंने बताए। अब उसके बाद में वह यह बताने का प्रयास करता है कि सुख और दुखों को मापा जा सकता है। तो जो सुखवादी जो मापक यंत्र है उसकी कसौटी पर रखकर सुख की और दुख की गणना की जा सकती है। और ये जो कसौटी है सुखवादी मापक यंत्र की, जो कसौटी के 7 बिंदु हैं उनका वर्णन वह इस प्रकार करता है कि तीव्रता, स्थिरता, निश्चितता, निकटता, जनन शक्ति, विशुद्धता और विस्तार। इन कसौटियों पर रखकर हम सुख और दुखों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं और इसके आधार पे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किन कार्यों से या वस्तुओं से हमें सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार वह कहता है कि सुखों में मात्रात्मक अंतर तो हो सकता है लेकिन गुणात्मक अंतर नहीं हो सकता। तो वह सुखों में गुणात्मक भेद को नहीं मानता, वह मात्रात्मक भेद को मानता है। और इसी को इंगित करते हुए उनका एक प्रसिद्ध कथन है। वह लिखता है कि यदि सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन बच्चों का एक खेल है और कविता का रसवादन दोनों ही एक कोटि के आनंद हैं।
यानी कहने का मतलब। अब हम बेंथम के जो प्रमुख राजनीतिक विचार हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। उपयोगितावाद का अध्ययन करने के बाद में तो जो राजनीतिक विचारकों में राज्य संबंधी अवधारणा है उसके बारे में देखते हैं। तो बेंथम ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में जो उस समय प्रचलित सिद्धांत था, सामाजिक समझौतेवादी सिद्धांत और सावयव सिद्धांत, उसका खंडन किया है और यह बताने का प्रयास किया है कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो संविदावादी सिद्धांत है वह आज्ञा पालन की आदत का आधार नहीं बन सकता। लेकिन फिर उन्होंने ये कहा कि लोगों के बीच में ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ और यदि ऐसा समझौता हो भी गया तो वर्तमान पीढ़ी उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। इस प्रकार उन्होंने राज्य की उत्पत्ति का आधार उपयोगिता को माना और यह बताने का प्रयास किया कि लोग राज्य की आज्ञा का पालन उपयोगिता के आधार पर करते हैं, क्योंकि लोगों को यह लगता है कि यदि हम राज्य की आज्ञा का पालन करेंगे तो वो ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी है और यदि हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो उससे हमारे को उपयोगिता से ज़्यादा हानि हो सकती है। इस प्रकार वह राज्य की जो प्रचलित अवधारणा थी, संविदावादी अवधारणा, उसका खंडन करता है और उपयोगिता को राज्य की व्याख्या करने का आधार मानता है। इसी प्रकार संप्रभुता के ऊपर उसने विचार प्रतिपादित किए और यह बताने का प्रयास किया कि संप्रभु के जो आदेश हैं उनका पालन भी हम उपयोगिता के आधार पे ही करते हैं, क्योंकि ये हमारे हित में है। इस प्रकार उन्होंने संप्रभुता के विचारों का प्रतिपादन किया। बेंथम ने तत्कालीन जो प्राकृतिक अधिकार हैं उनका खंडन भी किया। वो जो बेंथम के समय प्राकृतिक अधिकारों का बोलबाला था, थॉमस पेन, गॉडविन जैसे विचारक प्राकृतिक अधिकारों पर बहुत जोर दे रहे थे उस समय। तो बेंथम ने उस समय के जो प्रचलित प्राकृतिक अधिकार थे उनका खंडन करते हुए लिखा है कि पूर्ण स्वतंत्रता पूर्ण रूप में असंभव है। पूर्ण स्वतंत्रता प्रत्येक प्रकार की सरकार की सत्ता की प्रत्यक्ष विरोधी है और यह भी मानना निर्विश्वास है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार वह प्राकृतिक अधिकारों की धारणा का खंडन करता है और एक सिंपल सी मान्यता का प्रतिपादन करता है कि अधिकारों का निर्माण सामाजिक परिस्थितियों से होता है और वही अधिकार मान्य और उचित है जो समाज के अधिकाधिक व्यक्तियों को अधिकाधिक सुख उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार बेंथम लिखते हैं कि अधिकार मानव के सुखमय जीवन के नियम हैं जिन्हें राज्य के कानून के द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। इस प्रकार उनके कुछ विचार हैं। इसी प्रकार उन्होंने शासन प्रणाली में सुधार का भी जिक्र किया है और एक व्यक्ति एक वोट का समर्थन किया है। लोकसभा को तोड़ दिए जाने का भी समर्थन करते हैं। तत्कालीन न्याय व्यवस्था में सुधार की मांग करते हैं। दंड व्यवस्था में सुधार की मांग करते हैं। जेल व्यवस्था में सुधार की मांग करते हैं। तो इन सब सुधारों को मांग को देखकर ऐसे लगता है कि उनको एक सुधारवादी विचारक के रूप में भी जाना जाता है।